हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अंडर 24/7 रीजनिंग शक्ति में। आज के दिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग है क्या, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और इसके अलावा लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं जहां तक आपको सोचना है। ठीक है, तो चलो बिना देरी के एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, तो कोडिंग डिकोडिंग की परिभाषा जो होती है बेसिकली वो ये होती है, सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, कि एक वर्ड दिया रहता है जिसको किसी लॉजिक के थ्रू किसी दूसरे शब्द में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक वर्ड होगा, ठीक है, और इसमें किसी लॉजिक को लगा करके, मतलब कोई लॉजिक लग रहा होगा, देन लॉजिक लगा करके ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, एक कोड में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब वो कोड जो हो सकता है वो नंबर भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, अगेन लेटर में भी खुद को बदल सकता है। ठीक है, तो ये होता है कोड से किसी वर्ड को कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पर हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में दिया रहता है। लेकिन हमें क्या करना रहता है, इसमें हमें क्या करना रहता है कि हमें दिए गए वर्ड यानी कि गिवन वर्ड पर जो वर्ड हमें दिया होगा ना, ठीक है, जो वर्ड हमें दिया होगा उसमें हमें ये सेम लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, और वही सेम लॉजिक हमें लगा करके इसका क्या कोड होगा ये फाइंड करना रहता है। एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि हमें इस वर्ड का डिकोड करके लॉजिक पता लगाना है, और डिकोड करके क्या हमारा कोड आ रहा है वो हमें इसको आंसर के रूप में चुनना होता है। ठीक है, तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग का आंसर या क्वेश्चन पूछने का तरीका। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कोडिंग डिकोडिंग तो आपने समझ लिया, अब देखो आगे क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोडिंग डिकोडिंग के कौन कौन से टाइप आपने आज तक देखे हैं, तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले हैं सिर्फ उस पर बात करूंगी ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। फर्स्ट टाइप जो आपको पूछा जाता है, यहां अगर मैं टाइप की बात करूं, अगर मैं यहां टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो यहां पर दो टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, पहला ये होता है कि लेटर टू नंबर। ठीक है, और अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा क्या दिया रहता है, दूसरा दिया रहता है आपको लेटर टू लेटर। ठीक है, तो लेटर टू नंबर और लेटर टू लेटर हमें दिया रहता है। अब देखो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, किन लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, इसके बारे में आपको बता देती हूँ आज की क्लास में। ठीक है, तो देखो कौन कौन से लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे हम। लॉजिक बेस्ड, ठीक है, जो लॉजिक होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे, लॉजिक जो बेस्ड होंगे वो आपके, जो लॉजिक आपके बेस्ड होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे, वो बेस्ड होंगे, फर्स्ट चीज जो होगा वो होगा प्लेस वैल्यू पर। ठीक है, प्लेस वैल्यू बेस्ड। ठीक है, यानी कि क्या होता है, स्थानीय मान। ठीक है, ठीक, उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी क्या चीज हो गई आपकी, ऑपोजिट लेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत अक्षर। ठीक है, अब देखो दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर। इसके अलावा दो चीजें और होती हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। थर्ड चीज है आपका वोवेल एंड कॉन्सोनेंट बेस, यानी कि जिसको आप स्वर और व्यंजन कहते हो ना, वो चीज। तो यहाँ पर थर्ड चीज क्या हो जाएगी, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, एंड फोर्थ चीज क्या हो जाएगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो होगी आपका नंबर ऑफ लेटर। देखो क्वेश्चन जो होते हैं डिपेंड होते हैं इन चार लॉजिक पर, दैट इज प्लेस वैल्यू, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू। देन सेकंड चीज है अपोजिट लेटर, यानी कि विपरीत अक्षर जो होता है, जिस भी ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों का विपरीत अक्षर। थर्ड चीज होती है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट बेस्ड, और फोर्थ लास्ट चीज क्या होती है यहाँ पर, फोर्थ लास्ट चीज इज नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज और ये वाली। ठीक है,
ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो हो गया प्लेस वैल्यू, एक हो गया ऑपोजिट लेटर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होगी और जब हमें ऑपोजिट लेटर अच्छे से याद होगा। देखो आप लोग क्या करते हो, जब एग्जाम देने जाते हो तो बहुत सारे लोग हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में मास्टर नहीं बनना चाहते, वो क्या करते हैं, जब भी जैसे ही उन्हें रफ शीट मिलती है वो फटाफट से लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना। प्लेस वैल्यू हो गया या ऑपोजिट लेटर हो गया, उन्होंने उनका दिमाग यहीं पर रहता है, रफ शीट मिले और जल्दी जल्दी लिख ले, है ना। यही करते हो आप भी, क्या नहीं करते हो? ओके चलो, अगर नहीं करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर करते हो तो फिर ये आदत सुधारनी पड़ेगी। देखो कोडिंग डिकोडिंग के अगर लेट सपोज 4 से 5 क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, अगर तो आप प्लेस वैल्यू कहाँ तक मतलब लिखोगे, अगर आपके दिमाग में होगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी निपटा पाओगे, है ना। यही मेन पर्पस होता है कि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए ताकि हम प्लेस वैल्यू जल्दी से याद कर पाए। देखो अब प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब कि ये कि अगर आपसे मैं कहूँ कि A से लेकर Z तक में जितने भी अक्षर हैं वो किस स्थान पर आते हैं, जैसे कि A पहले स्थान पर आता है तो उसका हो गया 1, देन B आता है तो 2 हो गया, देन C 3। इस तरह से आपको E F तो याद है ना, कि E तक याद है कि 5 होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं किसी किसी एग्जाम में, तो A B C D E 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड X Y Z का भी याद हो जाता है, 24 25 26, है ना, ये याद है। पर बीच में जैसे J का पूछ लिया, N का पूछ लिया, R का पूछ लिया, बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है ना। तो देखो करना क्या है आपको, या तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो या फिर सबसे बढ़िया याद कर लो। याद करने के तरीके जो होते हैं वो हमारे दिमाग में तब बैठते हैं जब हम उनसे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। रिलेट करने का मेरा मतलब ये बिल्कुल है कि अगर मैं बात करूं ए की, ए से स्टार्ट करती हूं अगर मैं ए, देन ए की प्लेस वैल्यू क्या होगी वो आपको पता है, A B C D E, यहां तक तो आपको याद है ना। यहां तक अगर आपको याद है तो 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन जब हम धीरे धीरे करके नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हमें याद नहीं आती प्लेस वैल्यू। तो हमें देखो याद करने का तरीका मैं बताऊंगी आज, F G, देन उसके बाद हमारा अगेन आ जाएगा H I J K L M N O, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे P Q R S T U V W, देन अगेन पढ़ेंगे हम क्या, वही 3 अक्षर जो हमें याद है। 3 अक्षर कौन से, X Y Z, ठीक है, X Y एंड Z। देखो अब इनकी प्लेस वैल्यू आपको यहां तक तो याद है, यहां तक आपको प्लेस वैल्यू याद रहती है, लेकिन जब बात आती है आगे की तो आपको याद नहीं आती जल्दी, है ना। तो आप फटाफट से लिखना स्टार्ट कर देते हो, मतलब A से Z तक पूरा नंबरिंग कर लेते हो, A से Z तक ABCD लिख लेते हो, पता नहीं क्या क्या लिख लेते हो, मतलब अपोजिट लेटर तक लिख लेते हो, है ना। A से N तक लिखो, M तक लिखोगे, फिर N से Z तक लिख लोगे और सोचोगे अपोजिट भी हो गया और प्लेस वैल्यू नंबरिंग कर देते हो, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। देखो अब आप बड़े हो गए हो, अब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो जॉब की तैयारी करते समय आपको ये सब चीजें तो मतलब एकदम बच्चों का खेल है ना, तो ये तो याद करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 आपको याद है, लेकिन F की बात करते हैं तो F को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, F को फिक्स नहीं कर पा रहे हो यानी कि F का 6 हो गया, ठीक है। F फिक्स 6, ठीक है। G7 आप याद कर सकते हो, जैसे कि G20 पढ़ते होगे, है ना, तो सबमिट के तौर पर याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम H से हेड तो हेड से 8 बना लो, ठीक है। देन बात पर बोलते हो आई नो, है ना, तो आई से नो बना लो, ठीक है। J एंड K का 10 एंड 11 एक साथ याद कर लो, ठीक है। और L से क्या होता है भाई, L से क्या होता है जरा बताओ। L का प्लेस वैल्यू वैसे होता है 12। अब उसको याद करने के कई तरीके हो सकते हैं, चाहे आप किसी वर्ड से रिलेट कर लो, चाहे अगर आपको बचपन में प्यार हो गया हो किसी लड़की से, कोई आपका क्रश बन गया हो, कोई आपकी टीचर आपकी क्रश बन गई हो, है ना, जिसको आप बहुत पसंद करने लगे हो, तो 12 साल की उम्र में ये सब शुरू कर दिया था, तो यहाँ 12 आप याद कर सकते हो, ठीक है। देन M और N एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं। अब देखो ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और इसी तरह ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है ऑपोजिट वाला खेल, है ना। तो M का आप याद कर सकते हो साथ में 13 एंड इसका 14 याद कर सकते हो, जैसे 14 नवंबर होता है ना, उस तरीके से भी याद कर सकते हो। देन O का 15 हो जाता है, ठीक है। अभी और आपको ट्रिक्स बताऊंगी कुछ जो मैंने एक टाइम पे अप्लाई की थी, जो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है।
देन हम पी की तरफ बढ़ते हैं। देखो के और पी एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, लेकिन उससे हम पी की वैल्यू कैसे याद करें? तो पी की वैल्यू जब आप बार बार डिकोड करोगे क्वेश्चंस को तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी कि पी के लिए क्या होता है यहाँ पर 16, ठीक है। क्यू के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, जस्ट लाइक क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन कितने साल की है? 17 साल की। देन जो राजा है वो कितने साल का है? 18 साल का है, ठीक है। एस फॉर 19 एंड टी 20, मैच तो सुना ही होगा, है ना, तो टी को 20 दे सकते हो। देन यू को क्या दे सकते हो? यू को 21 दे सकते हो। जैसे आपको 20 याद है तो टी के बाद यू आता है तो 21, है ना। एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। देन वी की होती है 22, ठीक है, और डब्ल्यू की होती है 23, और ये वाले लास्ट वाले तो आपको याद करने में प्रॉब्लम ही नहीं होती, मेन प्रॉब्लम तो बीच में आती है ना, 25 एंड 26। अब देखो ये प्लेस वैल्यू याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है? मेन प्रॉब्लम बीच वाले पोर्शन में होती है। तो देखो इसको एक याद करने का और भी तरीका बता देती हूँ मैं। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जस्ट लाइक आपने एक वर्ड लिखा EJOTY, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैम? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, जस्ट लाइक 5, 10, उसके बाद ओ की कितनी होती है? 15, देन 20, देन वाई की कितनी होती है? 25। अब इससे अगर याद कर लिया है आपने, इनको याद कर लिया, तो आप आसपास की भी रिलेट कर सकते हो। देखो ये भी एक तरीका है, ये थोड़ा स्मार्टनेस वाला तरीका है, अगर आप चाहो तो इसको भी अपना सकते हो। जस्ट लाइक ABCD तो पता ही है, 2 लेटर यहाँ के ले लिया आपने तो F और G, तो इसके बाद आता है ना, जस्ट लाइक अगर आपको E की वैल्यू पता है तो आप F की और G की निकाल लो। जस्ट लाइक F हो गया G एंड F हो गया 6 एंड G हो गया 7, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको इसकी वैल्यू पता है J की, तो फिर आप H और I की भी निकाल सकते हो, क्योंकि H और I इसके जस्ट पहले आता है, तो इसके पहले आ रहा है तो इसका क्या हो गया? 8 और 9 हो गया, ठीक है। इसके 2 लेटर बाद की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि K और L। कैसे निकालोगे भाई? J का पता है 10 होता है, J के जस्ट बाद K आता है ना, तो K की कितनी हो जाएगी? 11, और इसकी हो जाएगी 12। समझ रहे हो ना बात को, कि आपको करना क्या है कि J K L, है ना, इसके बाद आने वाले लेटर्स हैंगे और इसके पहले आने वाले लेटर्स, देन इसके बाद आने वाले लेटर्स, है ना। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और उसके अलावा आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। अब अपोजिट लेटर देख लेते हैं क्या होता है। अपोजिट लेटर देखो साफ साफ बता देती हूँ, अपोजिट लेटर जो होता है वो इसलिए होता है कि आपको याद रहे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। डायरेक्टली अपोजिट लेटर से हो जाता है, अपोजिट लेटर प्लस माइनस शिफ्टिंग कर करके आपको डिकोड करने को दे दिया जाता है, तब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो देखो अपोजिट लेटर याद करने का एक तरीका ये है कि आप वर्ड्स रिलेट करो। वर्ड्स रिलेट करना मतलब आजाद, जैसे कि आजाद वर्ड मैंने बोला, अगर मैं आपसे बोलूं आजाद, तो इसका मतलब साफ साफ क्या हो गया कि A इज अपोजिट ऑफ Z, है ना, Z का अपोजिट A का अपोजिट Z, ठीक है। B से अगर मैं कह दूं बॉय, ठीक, तो B का अपोजिट Y का B। देन C के लिए मैं क्या याद कर सकती हूँ? क्रैक्स, बहुत खाया है ना क्रैक्स, बचपन से अभी तक बड़े नहीं हो पाए हो, क्रैक्स अभी भी खाते हो, मिल जाता है फ्री का, तो क्रैक्स यानी कि C फॉर X हो गया। देन क्रैक्स खाते हो तो क्या मांगते हो भाई? ड्यू मांगते हो, है ना, कहते हो ड्यू पिला दो, तो ठीक है भाई, DEW, ये हो गया ड्यू, जिसमें D W का अपोजिट है, W D का अपोजिट है, ठीक है। देन E से बात करूं तो इवनिंग का समय हो जाता है ना, तो इवनिंग भी आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो हमें अपने लिए याद करने के लिए अपने दिमाग में कुछ ट्रिक की तरह बिठाने होंगे, ठीक है। उसके बाद आप F से क्या कर सकते हो? फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, तो FALT और U फालतू हो गया, है ना। G का ऑपोजिट क्या होता है? G का ऑपोजिट होता है T, ठीक है। तो आप GT रोड पर जानते होगे, GT रोड किसने बनवाई थी भाई? याद नहीं आ रहा होगा, SSC की तैयारी कर रहे हो, GK कमजोर होगा, है ना। तो GT से GT को याद कर सकते हो। उसके अलावा देखो H आपने हाई स्कूल तो कर लिया है, हाई स्कूल कर लिया तो H फॉर हाई, स्कूल के लिए S को यूज करते हो, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? हाई स्कूल हो गया, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या हो सकता है? I का ऑपोजिट क्या होता है? हाई स्कूल किया है तो इंटर भी तो किया होगा ना, हाई स्कूल किया है तो इंटर भी किया होगा, तो INTER, ये हो गया आपका इंटर। देन J का ऑपोजिट क्या होता है? हाई स्कूल इंटर कर लिया, फिर जैकलिन के गाने सुनने लगे, तो J और Q जैकलिन हो गया। जैकलिन हो गया। देन K से क्या होगा फिर?
के से क्या होगा, कमला पसंद खाते हुए किसी ने आपको देख लिया, पड़ोस के अंकल ने देख लिया है शायद, तो कमला पसंद है ना, कमला पसंद। देन उसके बाद आपको एल से क्या हो गया, लव हो गया था किसी से, तो एल का ओ के साथ अपोजिट बना सकते हो। देन एम और एन एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, मैन वर्ड से भी इसका याद कर सकते हो, मन से भी याद कर सकते हो, मन से तो कुछ करते नहीं हो वैसे, लेकिन मन से भी याद कर सकते हो। एम और एन एक दूसरे के ऑपोजिट, यहीं से अपोजिट का खेल शुरू होता है ना, ये वाले सारे लेटर के ऑपोजिट होते हैं। देन ओ का 15 कैसे याद करना, देखो एक बात याद रखना, एल का ओ होता है तो ओ का एल भी तो होगा ना, तो यहाँ से क्यों दिक्कत हो रही है ओ का एल याद करने में, यहाँ से आप लव शब्द को याद कर लो तो आपको याद रहेगा कि ओ और एल एक दूसरे के विपरीत है। देन पी से किसका ऑपोजिट होता है, अभी आपको मैंने सिखाया कमला पसंद, यानी पी के का अपोजिट, के का अपोजिट पी है तो पी का अपोजिट के होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रह जाएगा बड़ी आसानी से। देन उसके बाद क्यू की बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैकलिन शब्द पढ़ाया था, है ना, एक्ट्रेस का नाम है तो जल्दी याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ भी जाएगा। जे एंड क्यू इज ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। देन आर का 18 होता है, मैंने आपको सिखाया था इंटर शब्द, इंटर मतलब हाई स्कूल के बाद इंटर करते हो, एच और एस, आई और आर, ठीक है। उसके बाद एस किसका ऑपोजिट होता है भाई, एच का होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि ऑन किसका ऑपोजिट है, अब है तो इसी का ना, तो आप ऐसा करो, अब मैं पूछती जाती हूँ, जैसे कि जैकलिन बोला मैंने, तो जे और क्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इंटर शब्द पढ़ाया, यानी कि आर और आई एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद मैंने हाई स्कूल पढ़ाया था, तो यहाँ हाई स्कूल शब्द एक दूसरे का विपरीत है, एच और एस, ठीक है। मैंने आपको G20 पढ़ाया था कि नहीं, तो G20 यानी कि टी का ऑपोजिट जी हो गया। देन उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसके बाद मैंने पढ़ाया था फालतू शब्द, पढ़ाया था कि नहीं, भूल गए हो, चलो कोई बात नहीं, याद दिला देती हूँ। एफ और यू एक दूसरे के विपरीत है। उसके अलावा मैंने आपको इवनिंग का समय पढ़ाया था, यानी कि वी का ऑपोजिट हो गया ई, है ना। देन उसके बाद मैंने डब्लू आपको पढ़ाया था, डब्लू का मतलब क्या होता है, ड्यू पी रहे थे ना, पकड़े गए थे ड्यू पीते हुए क्रैक्स के साथ, तो डी और डब्लू एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद क्रैक्स खाया था ना, ड्यू पीने से पहले क्रैक्स खाया था, तो सी और एक्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देन वाई यानी कि बॉय, जब आप बॉय थे तो क्या हरकतें करते थे, क्रैक्स खाते थे, ड्यू पीते थे, फालतू में टहलते थे इवनिंग के समय। और एक अंकल जी आपको कमला पसंद खाते हुए देख लिए थे, लव के चक्कर में पड़ गए थे। ये सारे वर्ड आप याद रखने हैं अपने लिए, है ना, थोड़े खराब जरूर लग रहे हैं, लेकिन अब बड़े होने के बाद तो खराब लगेंगे ही भाई। तो वाई है यहाँ पर बॉय, यानी कि बी और वाई अपोजिट हैं। देन आजाद नाम का लड़का था, आप नहीं थे, परेशान ना हो, ठीक है, ओहो ठीक है, आजाद नाम का लड़का था। आई होप आपको ऑपोजिट याद हो गए होंगे, सारे याद हो गए होंगे। आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं शब्द, वो अभी आपको इसको रट्टा नहीं लगाना है बैठ के। अब आप बार बार जब चीजें करोगे, क्वेश्चंस करोगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ हमने पढ़ लिया ऑपोजिट लेटर क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके एग्जाम में। ये तो हमने काम की बात करी, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने पढ़ा लिखा सीखा इतनी देर में, हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर मैं किसी भाषा में किसी सर्टेन कोड में माउस शब्द को, देखो मैंने आपको दो टाइप के पढ़ा है ना, एक लेटर टू नंबर, एक पढ़ा है लेटर टू लेटर। तो पहले लेटर टू नंबर के सवाल देखते हैं। अगर मैंने आपको पढ़ाया लेट सपोज माउस शब्द को किसी कूट भाषा में, किसी कोड वर्ड में क्या कहा जा रहा है, 25 कहा जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। अब इसी कोड भाषा में आपको कंप्यूटर को बताना है कि क्या कहोगे भाई, और ऑप्शंस भी दे दूं क्या इस क्वेश्चन में। ऑप्शन की वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैन्युअली समझ रहे हैं हम बस कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मतलब मान लो, चलो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दे देती हूँ, रोने लगोगे अभी। 64, 65, 66 और 72। अब आपको 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि इस शब्द को हम क्या कहेंगे, किस नंबर से डिकोड करेंगे। अब डिकोड करने का लॉजिक मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं, देखो पहले जैसे ही आप कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखते हो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना है और आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है कि 25 आखिर आ कैसे रहा है। देखो प्लेस वैल्यू 25 जो होती है वो वाई की होती है, आपको अभी तक याद है। अब आप यहाँ वाई ढूंढ रहे हो तो कोई मतलब तो है नहीं वाई ढूंढने का, किसी एक लेटर की प्लेस वैल्यू थोड़ी ना उठा के यहाँ रख देंगे, है ना।
तो होता क्या है, जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेगा तो दो ही लॉजिक बेस्ड हो सकते हैं, या तो वोवेल कॉन्सोनेंट बेस्ड, आपको यहाँ पर जो चेक करना है वो ये दो लॉजिक चेक करने हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक, और उसके अलावा कौन सा लॉजिक मैंने पढ़ाया, नंबर ऑफ लेटर वाला लॉजिक, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर आपको दिख रहे हैं कितने, 5, और इसी 5 से ये निकल करके आगे है 25, तो क्या ये 5 का स्क्वायर है? अगर हाँ तो हम नीचे वाले नंबर ऑफ लेटर को काउंट करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर और 8 का स्क्वायर, अब 8 को 5 से नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ऊपर वाले क्वेश्चन का नंबर था, अब ये नीचे वाला 8 to 8 करेंगे ना, तो 8 to 8 मतलब कि हो गया क्या हमारा आंसर, 64, यानी कि 8 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये था हमारा लेटर टू नंबर वाला क्वेश्चन, करेक्ट। अब आपने ये सीख लिया, अब हम आगे देखें, चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर मैंने किसी कूट भाषा में पोयम शब्द को 59 लिखा है, ठीक है, 59 लिख दिया है, अब इसी कूट भाषा में, ठीक है, इसी कूट भाषा में इसी लॉजिक पर बेस्ड मैं पेज शब्द को कैसे लिखूंगी, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। चलो सोचो और आंसर करो। सोच लिया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं सिखाऊंगी, आज सीख लो, कल इंप्लीमेंट करना। देखो अगर पोयम शब्द को मैंने 59 लिख दिया है तो पेज शब्द को क्या लिखना है। अब देखो जब भी नंबर थोड़ा बड़ा लिखा होगा तो या तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाई समथिंग, या फिर वो प्लेस वैल्यू को ऐड कर रहा होगा। प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, शिफ्टिंग कर करके पूछता है वर्ड्स को, ठीक है। तो अब देखो पी का जो नंबर प्लेस वैल्यू होता है, स्थानीय मान होता है, वो क्या होता है, पी का होता है 16, ओ का होता है कितना, ओ का होता है 15। अभी आपको मैंने ए जे ओ वाई टी याद करवाया था, जिसमें ओ का होता है 15 और ओ का ऑपोजिट होता है एल, है ना, याद आया, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसको स्थानीय मान देखूं, इसका स्थानीय मान कितना होता है हमारा, पी का 16 और ओ का 15, ई का कितना होता है 5 और m का कितना होता है यहाँ पर 13। अब मुझे ना जोड़ना नहीं आ रहा है, समझ लो। अब अगर जोड़ना नहीं आ रहा है तो इसका मैं यूनिट डिजिट देख सकती हूँ, है ना, कि 6 5 11 11 प्लस 5 16 16 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 9 9 तो हो रहा है भाई यहाँ पर। क्या हमारा इन सेकेंड वाले प्लेस को जोड़ने पर 59 आ जाएगा? जरा सोचो और करके देखो यहाँ पर कि 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? 5 3 8 5 13 और 6 19, तो ये नहीं आ रहा है ना। देखो आप इसको अगर जोड़ोगे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 2 और 2 1 3, 3 और 1 कैरी मिला था हमें 4, यानी कि 49 आ रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। जब गड़बड़ होगा तो बिना सोचे समझे टाइम वेस्ट किए आप क्या करोगे, इसके ऑपोजिट प्लेस वैल्यू देखोगे। मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हैं, एक तो प्लेस वैल्यू, एक ऑपोजिट प्लेस वैल्यू, राइट। तो ऑपोजिट प्लेस वैल्यू क्या होती है, के की क्या होती है प्लेस वैल्यू 11, के 11 होता है क्योंकि के पी का ऑपोजिट होता है। और एक चीज और याद रखना कि अगर दो प्लेस वैल्यू, दो लेटर्स जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर 27 आता है। क्या आता है? 27। ये दोनों एक दूसरे के कैसे विपरीत हैं, दोनों की प्लेस वैल्यू जोड़ने पर 27 आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक शब्द सिखाया था लव, यानी ओ एल का ऑपोजिट और एल का ऑपोजिट ओ और ओ का एल, तो यहाँ पर 15 का ऑपोजिट हो जाता है लव, यानी कि 12 साल में आपको लव हो गया था, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है इस बात में। अब आगे देखते हैं वी का कितना होता है, 22 होता है, क्योंकि आप देखो अगर आपको वी नहीं याद आ रहा है ई का ऑपोजिट तो आपको याद होना चाहिए ई, इवनिंग, इवनिंग मतलब ई और वी, और वी का प्लेस वैल्यू अगर नहीं याद आ रहा है तो 5 में क्या जोड़े कि 27 आ जाए, तो 22 जोड़ेंगे, 27 22 हो गई वी की प्लेस वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह आप m की प्लेस वैल्यू निकालना है तो जस्ट इसके बाद वाला ही प्लेस वैल्यू जो होता है 13 के बाद वाला 14 वो ही होता है। तो यहां पर आप इसको जोड़ के देख सकते हो, ठीक है। जितना भी है इसको जोड़ लो और देखो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 4 9, यहां पर आ रहा है 9। अगर यहाँ पर आपको 9 मिल रहा है तो चांसेस हैं कि ये प्लेस वैल्यू जोड़ करके आंसर आ रहा हो, जस्ट लाइक 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी कि 59। लॉजिक पता चला। अब यही लॉजिक उठा करके कहाँ लगाते हैं हम, यहाँ नीचे पेज वाले शब्द पे लगाते हैं। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पी का अपोजिट जो था
उसकी 11 थी तो यहाँ पर भी तो 11 होगा ना। यहाँ कितना होगा 26, यहाँ कितना होगा, जी के ऑपोजिट जो होता है वो प्लेस वैल्यू किसकी होगी, टी की होगी, और टी 20 आपने सुना ही होगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगी। देन वी के ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू ऊपर लिखी हुई है तो यहाँ हो जाएगा 20। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 1 और 6 7, 7 और 2 9, और इधर अगर जोड़ोगे 2 1 3, 3 2 5 2 7, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 79। समझ में आए। इस टाइप के भी स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम में आने वाले थर्ड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि थर्ड टाइप कौन सा होता है। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप देखते वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं कि अगर हम किसी कोड भाषा में MAN को NZM लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसी कोड भाषा में रेड को कैसे लिखेंगे, उसी कोड भाषा में रेड को कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या हो रहा है ये आप सोचो जरा। आपके दिमाग में एक आजाद नाम का शब्द होगा, है ना। आजाद मतलब A इज ऑपोजिट ऑफ Z एंड Z इज ऑपोजिट ऑफ A। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि A और Z, और मैंने आपको ये भी तो सिखाया था ना कि N का M होता है, M का N होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि M उठा के यहाँ इधर रख दिया है, N इधर उठा के इधर रख दिया है। यहाँ पर हो क्या रहा है आप देखो ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका ऑपोजिट होता है N, इसका ऑपोजिट Z और इसका ऑपोजिट M, और वही चीज उठा के आपको यहाँ पर लिखी दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऑपोजिट करूं तो मुझे इंटर शब्द याद है, इंटर मतलब I और R, तो मैंने यहाँ I लिख दिया। इवनिंग शब्द याद है यानी कि E और B यानी कि V लिख दिया। और D के लिए मुझे याद है कि मैंने ड्यू जरूर पी थी बचपन में, जब मैं क्रैक्स खा रही थी तो मैंने यहाँ W लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, IVW। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे एग्जाम में आ सकता है। अगर किसी कोड भाषा में लोयन शब्द को, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको सारे टाइप सिखा देती हूँ। लोयन शब्द को अगर मैं 22 लिख रही हूँ, अब आप कहोगे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, 22 कैसे आ गया, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही, प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट वैल्यू, नंबर, वोवेल, कॉन्सोनेंट वगैरह वगैरह। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, उसी टाइप का क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। टाइगर शब्द को क्या लिखा जा रहा है, 23 लिखा जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इसी लॉजिक पे डिपेंडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिफेंट शब्द को क्या लिखा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये बताओ मुझे। इसको क्या लिखेंगे। देखो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। क्या क्या 4 चीजें बताई थी। पहली चीज बताई थी कि आपको ध्यान देना है प्लेस वैल्यू पर, दूसरी चीज आपको ध्यान देना है ऑपोजिट लेटर पर, तीसरी चीज आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ लेटर पर, चौथी चीज आपको ध्यान देना है वोवेल, नंबर ऑफ वोवेल एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। वोवेल कॉन्सोनेंट बेस्ड भी लॉजिक आते हैं एग्जाम में, वहां पर आप गलती करते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता भाई, एग्जाम में नेगेटिव करके आ रहे हो, कैसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लग रहा है, देखती हूं मैं भी क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। अगर लोयन शब्द में 22 लिखा हुआ है, अब देखो 22 आ कैसे रहा है भाई, 10 और 12 को जोड़ने पर आता है, पर यहाँ 10 की प्लेस वैल्यू का कोई लेटर नहीं है। 12 का तो दिख रहा है, चलो L हो गया है ना, बट 10 वाला नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे किसको जोड़ लें। अगर जुड़ेगा तो सारा कुछ जुड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर 99% अगर जुड़ता है तो सबकी प्लेस वैल्यू जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगे। 1% 0.01% चांसेस होता है, मान के चलो कि L और N की प्लेस वैल्यू या फर्स्ट एंड लास्ट की जोड़ ली जाए। ठीक है, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। N is 14 L is 12। ठीक है, यहाँ पर भी 23 आ रहा है, एक ही ज्यादा हो रहा है। तो क्या है, यहाँ एक लेटर यहाँ से यहाँ ज्यादा है ना, क्या ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का लॉजिक लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ नंबर ऑफ वोवेल है 2 और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है 2। तो 2 और 2, क्या वोवेल को पहले लिखा है या कॉन्सोनेंट को, ये चीज हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में पता चलेगी। I और E इज अ वोवेल, 2 वोवेल है, यानी कि ये होगा नंबर ऑफ वोवेल, और 1 2 एंड 3 होगा नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर भी एलिफेंट में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो E यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 1 2 एंड 3 है हमारे वोवेल्स, एंड कॉन्सोनेंट आर L P H N T यानी कि 5। तो यहाँ पर एलिफेंट के लिए क्या कोड हो जाएगा 35। ये था हमारा नंबर ऑफ वोवेल एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम एक क्वेश्चन और चलो देखते हैं। ठीक, अगर किसी लेट सपोज मैं सोचती हूँ थोड़ा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन देखती हूं मैं आपके लिए।
होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कूट भाषा में रोज शब्द को TQUNG लिखा जा रहा है, ठीक है, ठीक, तो उसी कोट भाषा में लिली को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपनी चीजों का जो हमने अभी तक पढ़ा है। देखो हमने सीखा क्या कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, देन उसको किसी लॉजिक के थ्रू डिकोड करके किसी कोड में बदला गया होगा। वो कोड नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी और लेटर भी, ठीक है। और आपको उसी कोड पर बेस्ड गिवन वर्ड का जो दिया जाएगा कि इस शब्द का कोड क्या होगा, गिवन वर्ड का आपको कोड निकालना होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा कि सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ना, एसएससी की या किसी भी वनडे एग्जाम में, वो मिलेगा लेटर टू नंबर या लेटर टू लेटर कोड, ठीक है। लेटर से लेटर में ही कोड बदल रहा होगा और यहाँ लेटर से नंबर में बदल रहा होगा। थर्ड चीज हमने क्या सीखी, थर्ड चीज हमने सीखा जो लॉजिक बेस्ड हो सकते हैं वो किस पर बेस्ड हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला लॉजिक है वो है प्लेस वैल्यू वाला, और इसी में शिफ्टिंग हो रही होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपोजिट लेटर, यानी कि विपरीत या विपरीत जो होता है एक्शन ना, उस पर बेस्ड। देन थर्ड वन इज वर्बल कॉन्सोनेंट बेस्ड, जैसा हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था थोड़ी देर पहले। एंड फोर्थ इज नंबर ऑफ लेटर, जैसे कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन देखा कि माउस को क्या लिखा जा रहा था, 25, है ना। नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर कर दिया, नंबर ऑफ लेटर को दोगुना कर दिया, डबल कर दिया, है ना। नंबर ऑफ लेटर कंप्यूटर शब्द में कितने थे, 8 थे, तो वो उसका स्क्वायर हो गया था, है ना। तो वो होता है नंबर ऑफ लेटर बेस्ड लॉजिक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये स्थानीय मान क्या होते हैं। मैंने इसको याद कराने की कोशिश की बच्चों की तरह आपको, कि अगर आपको अच्छे से याद हो गया फिर आपको रफ शीट मांगनी नहीं पड़ेगी, 2 मिनट पहले ही वो लोग देते हैं आपको एग्जाम में रफ शीट, ठीक है। तो क्या मतलब है मगजबाजी करने का, क्या मतलब है फालतू में बहस करने का कि रफ शीट दे दो, रफ शीट दे दो, है ना, ठीक है। तो रफ शीट आप जानते ही हैं सब लोग कि किस लिए, तो रफ शीट अब 2 मिनट पहले मिलती है, एकदम एग्जाम के जस्ट पहले, तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ और इसको याद कर लो। फिर मैंने आपको उस शब्द बताए जिससे आप अपना ऑपोजिट याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए जरूरी होती हैं। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग की ये क्लास पसंद आई हो तो मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करना, ठीक है। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो जिनको आप पढ़ते हुए देखना चाहते हो, है ना। अब आप किसी को भी नहीं चाहते हो तो क्या शेयर नहीं करोगे क्लास, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना क्लास। और इसी में जो आपने पढ़ा है, इस वीडियो में जो आपने पढ़ा है, उस वीडियो को अच्छे से देख करके आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट।